Hello everyone, this is a part 6th of our video, the Iraq invasion. The first point we see, the Operation Iraqi Freedom was launched by the US on 19th March 2003 and was joined by more than 40 other countries. यानी कि 19 मार्च 2003 को इराकी इन्वेशन किया गया, या फिर कह सकते हैं इराकी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को लॉन्च किया गया। अमेरिका अपने साथ 40 और देशों के साथ मिलकर इराक पे ये हमला किया गया और ये ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का ये विलिंग नहीं था, ये मैंडेट नहीं दिया था कि वो अमेरिका इराक पे अटैक करे। लेकिन अमेरिका अपना ही कोलिशन लेकर चले थे, कोलिशन ऑफ द विलिंग के हिसाब से उन्होंने 40 और देश को इंक्लूड किया और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को चलाया। और सामान्यतः द पर्पस और द रीज़न बिहाइंड द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज, सेकंड पॉइंट, द पर्पस ऑफ द इन्वेशन ऑफ द वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, WMD। तो ये पॉइंट्स मैंने हाईलाइट्स किया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये सारी बातों को आप गौर कीजिएगा कि ये पॉइंट्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से जानना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में से इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सीक्वेंस को भी याद कीजिएगा कि कब कब ऑपरेशंस चलाया गया। ग्लोबल वार ऑन टेरर के हिसाब से ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कब लॉन्च किया गया, 2001 में लॉन्च किया गया। उसके ठीक 2 साल के बाद 2003 में 19 मार्च 2003 में यह ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च किया गया। ऑपरेशन इन्फिनिट रीच कब किया गया, 1998 में। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है कि सीक्वेंसली कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पर्पस बिहाइंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज दैट US वांटेड दैट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिलने की संभावना। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? केमिकल वेपन हो सकता है, बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। ये सारे वेपन मिलने की संभावना है कहाँ पर? इराक में। और इराक के प्रेसिडेंट कौन थे? सद्दाम हुसैन, जो कि उस समय अमेरिका की बातों को नहीं मान रहे थे और जो ठिकाना था इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इन्हीं क्षेत्रों में था। तो इसीलिए द मोटिव बिहाइंड, द पर्पस बिहाइंड वाज टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसे किसी तरह का वेपन बनाने को लेकर काम नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर अमेरिका आगे बढ़ता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के साथ। बाद में इस बात की पता चली कि third point, as there was no evidence of WMD, it is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing regime friendly to the US, है ना। तो ये मोटिव था या मोटो था अमेरिका का, ये ऑपरेशन को चलाने को लेकर कि WMD को इराक को WMD बनाने से रोकना है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने को लेकर रोकना है। लेकिन इसके पीछे का कहानी कुछ और है कि ऐसा कुछ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं मिला। और इसके पीछे अब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका का जो उद्देश्य था वो इराक के ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करने को लेकर था और वहाँ पर एक ऐसी सरकार को स्थापित करना था जो कि US के साथ फ्रेंडली हो, मतलब कि US की हर बात को माने। कठपुतली सरकार कर सकते हैं, पपेट गवर्नमेंट सेटअप करना था इराक पे। तो इराक के सद्दाम हुसैन जो प्रेसिडेंट थे उनको तो मार गिराया गया था, तो उसके बाद डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना था इराक पे। तो ये मोटिव था। एक तो ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करना, ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करना दैट मीन्स कि पावर को, एनर्जी को कैप्चर करना, क्योंकि पूरी दुनिया अभी एनर्जी या पावर कर सकते हैं, पेट्रोल का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके पास पेट्रोल का कैप्चर है, जिसके पास शक्ति है, वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, वो कंट्रोल करता है। तो इराक के ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करना अमेरिका का ये मोटिव था बिहाइंड WMD, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का खोज तो सिर्फ एक बहाना था, बल्कि बाद में इनका ये असल पर्पस था, या इस बात को हम अनुमान लगा सकते हैं, इस बात को बताया जाता है। चौथा पॉइंट कहता है कि जितनी कैजुअलिटीज़ अमेरिका के फोर्सेस की नहीं हुई उतने इराक के सिविलियंस की भी है। द US invasion of Iraq was both military and political failure
as around 3,000 US military personnel were lost and Iraqi casualties were much higher। यानी कि अगर तुलना किया जाए तो यूएस के जो अमेरिकन ये फोर्सेस थे वो 3,000 मिलिट्री मर चुके थे या शहीद हो चुके थे, और उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो 50,000 इराकी सिटीजन सिविलियंस उनकी मृत्यु हो जाती है इस ऑपरेशन में। और जब वहाँ पर सरकार भी बना दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, उसके बाद भी अमेरिका जनता, वहाँ की जनता को, इराक की जनता को काम नहीं कर सकी या पेसिफाई नहीं कर पाई। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका जिस उद्देश्य के साथ कि ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करना है और एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना है जो कि अमेरिका के हिसाब से चले और वहाँ के लोगों को अपने हिसाब से चलाए, लेकिन ये उस बात पे फेल साबित हुई। तो इसलिए दो मुद्दों पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका का ये जो इन्वेशन है इराक पे दो तरीके से फेलियर साबित होता है, एक मिलिट्री लेवल पर और दूसरा पॉलिटिकल लेवल पर भी फेलियर ही साबित होता है। तो इस अनुमान को, इस इराकी इन्वेशन को फेलियर ही माना जाता है, बोथ इन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखते हैं कि अमेरिका इराक पे अटैक करता है बाकी 40 देशों के साथ मिलकर, जिसको कोलिशन ऑफ द विलिंग कहते हैं, है ना। अपने इच्छा के अनुसार ये गठबंधन बनाते हैं 40 देशों के साथ, और यूएस अमेरिका इसको लीड करता है, इसको आगे बढ़ाता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस इस अटैक को लेकर अपनी सहमति नहीं देती है, मैंडेट नहीं देती है, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि अमेरिका इस बात को दरकिनार कर देता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की बातों को नहीं सुनता है, दरकिनार कर देता है और वो इराक पे इन्वेट करता है, इन्वेशन करता है, और जिस उद्देश्य के साथ करता है वहाँ पर उसे वो चीज़ नहीं मिलता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, या इराक पे ऐसे की कोई बात नहीं हो पा रही थी जो इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार किया जा रहा था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से ये मतलब है कि वैसे वेपन्स जो बायोलॉजिकल हो, जो केमिकल हो, जो न्यूक्लियर हो। यानी कि अगर बायोलॉजिकल है तो ये वायरस, जैसा भी वायरस चला हुआ है, तो वायरस कैसे अटैक कर रहा है, सबों का अटैक कर रहा है, चुन चुन का अटैक नहीं कर रहा है। तो वायरस जिस तरह से फैल रहा है, एक देश में अगर वायरस छोड़ दिया जाए तो वो देश पूरा साफ हो सकता है। ये स्थिति पूरी दुनिया के साथ चल रही है, इसलिए WMD को मना किया गया, या फिर इस कन्वेंशन के द्वारा मना किया गया है। अब जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम इस बात को देखेंगे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर कितने बार कन्वेंशंस किए गए थे, सोवियत यूनियन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में, और इसकी सहमति भी दी गई थी। केमिकल वेपन, अगर मान लिया जाए किसी कंट्री में केमिकल तरीके से मिसाइल छोड़ा जाए जो कि केमिकल वेपन है, ये कह सकते हैं कि वो जैसे ही फटेगा उस क्षेत्र में, एयर में, वाटर में, ज़मीन में, वो हर तरह से केमिकल फैल जाएगा। तो वो क्या होता है, पूरे वातावरण को, एनवायरनमेंट को पॉइजनस कर देता है। तो ये पॉइजन, जब हवा पॉइजनस रहेगा तो वहाँ की आबादी यूँ ही साफ़ हो जाएगी, वहाँ पर कुछ भी जन्म नहीं ले सकता है, वहाँ पर कुछ भी पल पल नहीं बढ़ सकता है। तो ये मना है। उसी तरह न्यूक्लियर वेपन भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। एक बार जहाँ फटा वो, उसका रिएक्शन ही ऐसा है कि न्यूक्लियर वेपन तो एक बार में कितना किलोमीटर तक फट सकता है और पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर सकता है। और उसके बाद न्यूक्लियर का वेपन का आफ्टर इफेक्ट्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन से भरा हुआ क्षेत्र रहता है, तो वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो दिस आर द वेपन्स आर कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि इराक को बताया जा रहा था कि इराक पे इन सब को तैयार किया जा रहा है, इसलिए अमेरिका ये बहाना लेकर इराक पे अटैक करते हैं या इन्वेशन करते हैं। तो हम पूरे घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो यहाँ भी हम देखेंगे यूएस के हेजेमनी को देख पा रहे हैं, यूएस के जो वर्चस्व है उसको हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस की बातों को ही नहीं सुन रहा है, वो दरकिनार कर दे रहा है, अपने पावर्स का, अपने मिलिट्री पावर्स को इस्तेमाल कैसे कर रहा है, दूसरे के देश की गवर्नमेंट को हटाकर, वहाँ के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके हटाकर नए गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर रहा है, वहाँ की जो रिसोर्सेस हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उनको कैप्चर करने का प्रयास कर रही है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से अपने पावर को यूज़ कर रहा है। तो यही एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, इवेंट्स बताए जा रहे हैं कि एक के बाद कैसे अमेरिका की इस हेजेमनी को हम देख पा रहे हैं। तुरंत आज सोवियत यूनियन
डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद तुरंत ही अमेरिका पावरफुल हो गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, ऐसे बात नहीं, धीरे 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 ये बात हमें नज़र आने लगती है। ये सब घटनाएं हैं जो कि आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इन्हीं घटनाओं को हम देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की हम एक हेजेमनी में जी रहे हैं। फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ, हमने टेक्नोलॉजिकल गैप को देखा, अमेरिका ऐसे ऐसे वेपन के द्वारा अटैक कर रहा था, वो पूरी दुनिया ने ऐसे वेपन को नहीं देखा था, इसलिए उसको कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं, स्मार्ट बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं उसको भी कहते हैं, वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। तो सी द डिफरेंसेस। तो अब इराक पे जाकर इस तरह से काम कर रहे हैं, अपने फोर्सेस को भेज रहे हैं, तो हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की हेजेमनी किस तरह से दिनों दिन बढ़ रही थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ये एग्जाम्पल्स हम लोग देखें, आगे हम लोग देखेंगे इस बात को कि वर्ड हेजेमनी के बारे में देखेंगे, उसके डेफिनेशन को देखेंगे कि हेजेमनी है क्या। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे हेजेमनी कितने तरह के होते हैं, और इनका अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि अमेरिका किस तरह से इन हेजेमनी को इस्तेमाल करता है। ठीक है, और वो चैप्टर को शुरुआत में जो 3 एग्जाम्पल थे आयसा का, जाबू और आंद्रे का, उसके एग्जाम्पल्स को हम लोग रिलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इस बात को रखते हैं। ओके, थैंक यू।